नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात। सबसे पहले एक नजर उन 3 प्रमुख खबरों पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर सही और गलत को लेकर। जी हां, सही या गलत सियासत में शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं और एक के बाद एक बयानबाजियां भी आ रही हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, आखिर क्यों हुई है शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि रॉयल किंग का कौन पहनेगा ताज। जी हां, कल होना है फाइनल आईपीएल का फाइनल मुकाबला और इस बार कहीं ना कहीं एक इतिहास भी होगा और देखना होगा कि कल पंजाब किंग्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नए चैंपियन का आगाज कल होने वाले, जिसके लिए क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, जहां यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है रूस के ऊपर और रूस के 40 लड़ाकू जेट तबाह कर दिए हैं और इसके कई सारे वीडियोस भी सामने आ चुके हैं किस तरीके से ये ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। और बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 साल से इस अटैक की प्लानिंग यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी। क्या थी ये प्लानिंग और किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसी के साथ शुरुआत आज के न्यूज पंच करते हैं। पुणे की एक 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी से ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच एक बहस को फिर से पैदा कर दिया। शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले को बढ़ता हुआ देख शर्मिष्ठा ने पहले ही बिना शर्त के माफी मांग ली थी, लेकिन कई राजनेता शर्मिष्ठा की आलोचना करते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस वीडियो को लेकर शर्मिष्ठा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तानियों की ओर से धमकियां भी मिल रही हैं, गंदे मेल उन्हें भेजे जा रहे हैं और ये उत्पीड़न उनके और उनके परिवार के लिए मानसिक यातना है। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्यों हुई इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी। तो शर्मिष्ठा पनौली की ये गिरफ्तारी हुई है, बंगाल पुलिस की तरफ से ये गिरफ्तारी हुई है और ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान देने के बाद में ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल बॉलीवुड के 3 खान के चुप्पी पर सवाल शर्मिष्ठा पनौली की तरफ से उठाया गया था। बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाया गया था, जिसके बाद में वीडियो में एक धर्म विशेष के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी शर्मिष्ठा की तरफ से की गई थी। और उसके बाद में इस वीडियो के वायरल होने के बाद गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई, हर तरफ से गिरफ्तारियों की मांग होने लगी और वायरल होने पर शर्मिष्ठा ने हालांकि उस वीडियो को माफी मांगते हुए डिलीट भी कर दिया, लेकिन पोस्ट डिलीट करने के बावजूद भी गिरफ्तारी से शर्मिष्ठा नहीं बच पाई और उनकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से की गई है। लेकिन इसके साथ ही आखिर कानूनी कार्रवाई अभी तक क्या कुछ हुई है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो पुलिस ने वीडियो और शिकायत के आधार पर यह पूरा मामला पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया। नोटिस भेजने के बाद ही शर्मिष्ठा जो है वो अंडरग्राउंड हो गई थी, नजर नहीं आ रही थी और गिरफ्तारी के लिए उनके नाम पर वारंट भी जारी किया गया था। और वारंट जारी करने के बाद में पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। 30 मई को शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी हुई है और शर्मिष्ठा आपको बता दें कि अब 13 तारीख तक वो इस वक्त कस्टडी में रहेंगी। 30 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई है और 13 तारीख तक की कस्टडी मिल चुकी है। कई नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया है और इस गिरफ्तारी को असंवेदनशील भी बताया जा रहा है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो राजनेताओं की तरफ से और बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी तरफ से सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कठोर कदम शर्मिष्ठा के खिलाफ उठाया गया है। दरअसल सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाई गई है और शर्मिष्ठा को 3 महीने के लिए इस वक्त यूनिवर्सिटी की तरफ से निलंबित कर दिया गया है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने ये बड़ा एक्शन शर्मिष्ठा के खिलाफ लिया है और शर्मिष्ठा के प्लेसमेंट पर भी अब रोक लगा दी गई है। इस बयान को यूनिवर्सिटी ने आचार संहिता के खिलाफ यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है कि जो बयान शर्मिष्ठा ने दिया है वो आचार संहिता के खिलाफ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बयान को जहां आचार संहिता के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने बताया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब उनके प्लेसमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर ने इस बयान को अशोभनीय भी बताया है। तो कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कार्रवाई की गई, पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई और अब वो 13 तारीख तक
एक बार फिर से सुनवाई होगी उनके इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन साथ ही शर्मिष्ठा को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सीधे तौर पर उनको समर्थन भी काफी मिलता हुआ नजर आया। शर्मिष्ठा के समर्थन में कंगना रनौत इस वक्त आ चुकी है और कंगना रनौत का जो एक पोस्ट है वो इस वक्त सामने आया। कंगना रनौत ने जो पोस्ट किया उसमें लिखा है कि शर्मिष्ठा ने माफी मांगी, अब उन्हें परेशान ना करें। ये बात कंगना रनौत की तरफ से कही गई और साथ ही कहा कि तत्काल रिहा करने की भी अपील कंगना रनौत करती हुई नजर आई है कि शर्मिष्ठा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी कहीं ना कहीं समर्थन में शर्मिष्ठा के उतरते हुए नजर आए हैं और शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई को तुष्टीकरण उन्होंने करार दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब अन्य नेता सनातन धर्म का अपमान करते हैं तब कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने भी शर्मिष्ठा की इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी तरफ से कहा गया कि केवल सनातनी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सनातनी होगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होती है केवल। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद हैं कार्ति चिदम्बरम और उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पुलिस शक्ति का दुरुपयोग है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं कुल मिलाकर सामने आ रही हैं और कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद एक बयान दिया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से क्या कुछ ये बयान है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। कोलकाता पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि नफरत फैलाने के आरोप में शर्मिष्ठा को ये गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो डिलीट किया जा चुका है और माफी भी इस वीडियो को लेकर मांगी जा चुकी है और आरोप है कि शर्मिष्ठा ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है और इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। ये वीडियो से समुदायों के बीच नफरत फैलने का भी खतरा पुलिस की तरफ से बताया गया। कोलकाता पुलिस ने जो अपना बयान दिया है, इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता के तहत ये केस दर्ज किया गया। आरोपी को नोटिस भी भेजे गए लेकिन उसके बावजूद वो फरार हो गई, ये बात पुलिस की तरफ से कही गई। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद गुरुग्राम से उनकी गिरफ्तारी की गई। 30 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड मांगी गई और रिमांड के बाद अब उन्हें न्यायिक हिरासत में कुल मिलाकर हम देखें तो अब भेज दिया गया है। 13 तारीख तक उनकी न्यायिक हिरासत है और नफरत फैलाने वाली भाषा अपराध है, ये बात कोलकाता पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त और प्रसन्नजीत हमारे साथ अब से इसी पूरी खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर कंगना रनौत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। महुआ मित्र जब माता काली को, माँ तारा को टॉक्सो में सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ नहीं। उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। तो तुष्टीकरण की राजनीति का ये पूरा आरोप शुभेंदु की तरफ से लगाया, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। लेकिन इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति इस वक्त काफी गर्म नजर आ रही है, जहां एक अलग अलग प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं। एक तरफ शर्मिष्ठा के खिलाफ भी कुछ लोग हैं और वहीं दूसरी तरफ शर्मिष्ठा के समर्थन करते हुए भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। प्रसन्नजीत, नहीं, देखिए, आरोप तो है कोलकाता पुलिस या बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार के ऊपर, लेकिन अगर ये आरोप को हटा दे और घटनाक्रम को हम एक के बाद एक देखें तो जो पुलिस मुर्शिदाबाद में जो दंगाइयों को पकड़ नहीं पाते हैं और पत्रकार को रोकते हैं जब दंगा जारी है तब वहां की कवरेज करने के लिए, जो पुलिस संदेशखाली में शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है, वो पुलिस किस तरह से एक महिला को
ढूंढ ढूंढ के गुरुग्राम से पकड़ के ले आती है, ये काफी मैं कहूंगा कि इसके लिए पुलिस को तो बधाई देना चाहिए। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि जैसे आरोप राजनेता की तरफ से दिया जा रहा है, ये सही है कि बंगाल की जो अलग अलग सोशल मीडिया लोगों की है, हजारों ऐसा सोशल मीडिया हम निकाल के दे सकते हैं कि जहां पे इस तरह की नफरत फैलाने वाली, सो कॉल्ड नफरत फैलाने वाला कमेंट्स है, पोस्ट्स है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो शर्मिष्ठा जो कुछ भी पोस्ट की थी, मुझे पता नहीं क्या पोस्ट की थी, लेकिन जो कुछ भी पोस्ट की थी, इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कहां पे किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? जी। ये पुलिस कंप्लेन किया गया था गार्डन रिच बोल के हमारे एक पुलिस स्टेशन में कोलकाता के। जी। ये गार्डन रिच ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है और जिन लोगों ने ये शिकायत दर्ज किए थे वो एक किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से। तो अब बंगाल में मुश्किल इस बात की है कि एक गार्डन रिच जैसे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किया गया, एक मुस्लिम संगठन की तरफ से शिकायत दर्ज किया गया, तो ममता की सरकार या कोलकाता की पुलिस, इनके सामने और कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो पाताल में शर्मिष्ठा होती या किसी आकाश में, तो शायद वहां से भी ढूंढ के निकालना पड़ता था शर्मिष्ठा को। ऐसा ही काम कोलकाता पुलिस ने किया है, लेकिन शेख शाहजहां को वो पकड़ नहीं पाते या मुर्शिदाबाद में दांगा रोक नहीं पाते बंगाल की पुलिस। कृतिका, बिल्कुल इसी के साथ प्रसन्नजीत, अगर हम देखिए तो कंगना रनौत ने सीधे तौर पर कहा कि जब वो वीडियो जारी किया गया, वीडियो जारी होने के बाद में शर्मिष्ठा ने माफी भी मांग ली और उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया, तो उसके बावजूद भी शर्मिष्ठा को परेशान किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, हम जब और एक बीजेपी की महिला नेत्री, आपको पता है कि वो पिछले कई सालों से कहाँ है, ये किसी को पता नहीं है। नूपुर शर्मा के बारे में किसी ने पूछता है क्या आजकल? जिन लोगों ने, अब यहाँ पे देशभक्ति की बात करते हैं, जिन लोगों ने सांप्रदायिक संप्रीति की बात करते हैं, वो टेलीविजन में आके एक बार भी नूपुर शर्मा के लिए ये नहीं कहते हैं कि आपको कोई खतरा नहीं है, आप निकाल के आइए, अपना आम जिंदगी बिताए। अब उसी तरह से शर्मिष्ठा का भी ऐसा हालत बना दिया है कि उनके लिए आम जिंदगी बिताना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल हिरासत में लिया गया, न्यायिक हिरासत में लिया गया। आप कह रहे थे अपने रिपोर्ट में कि उनकी यूनिवर्सिटी जो है उसकी तरफ से कुछ कार्रवाई किया गया, लेकिन किस आधार पर कार्रवाई किया गया, क्यों कार्रवाई किया गया? सोशल मीडिया में पोस्ट हो जाते हैं, अगर उसमें नफरत की कोई बू है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ये लड़के तुरंत इसको हटाया और माफी भी मांग लिया। इसके बाद और किसी को क्या करना चाहिए, जबकि सोशल मीडिया में हजारों लाखों ऐसे नफरत भरी जो पोस्ट है, जो कंटेंट है, ये एकदम हमारे सबके मोबाइल पे हम देख पाते हैं। तब क्या कोलकाता पुलिस को नजर नहीं आती? तब क्या बंगाल पुलिस को नजर नहीं आती या सरकार को? तो जिस तरह से शर्मिष्ठा को सोशल एटमॉस्फेयर में इस तरह से उनको अपदस्थ किया गया, ये काफी चिंताजनक है। बाद में उनका क्या भविष्य है ये मुझे पता नहीं। जी कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। क्रिकेट प्रेमियों से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, इस बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को नया चैंपियन मिलने वाला है, क्योंकि पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों को अपने पहले आईपीएल खिताब का इंतजार है। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये तो 10वीं बार आईपीएल प्लेऑफ में पहुंची है, लेकिन उसे कभी खिताबी जीत नसीब नहीं हो पाई है। तो वहीं पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो आईपीएल के 18 सीजन में सिर्फ दूसरी बार ही वो फाइनल तक पहुंची है, और इससे पहले पंजाब किंग्स ने साल 2014 में फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। फिलहाल अब क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार है कल होने वाले इस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले का। करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आईपीएल को कल मिलेगा नया चैंपियन। तो जी हां, आईपीएल को कल नया चैंपियन मिलने जा रहा है। पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच ये खिताबी जंग होगी, जिस पर हर किसी की नजर और हर कोई बेताब है इसको देखने के लिए। 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का ये फाइनल मुकाबला होगा। हर किसी को बेसब्री से इंतजार है और मुंबई को पटखनी देकर पंजाब की जो टीम है वो फाइनल में एंट्री की है। इससे पहले 2014 में फाइनल तक पहुंची थी पंजाब की टीम।
क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से मात दी है। बीते कल की तस्वीरें भी हमने देखी और इसके साथ ही श्रेयस अय्यर ने नाबाद 87 रनों की कप्तानी पारी खेली और जिसने पूरे मैच को उलट दिया। इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि नेहल वडेरा ने भी ताबड़तोड़ 48 रन ठोके हैं, यानी कि पूरी टीम की तरफ से जो मेहनत थी वो रंग लाई और मुंबई ने 20 ओवर में 203 रन बनाए थे। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस का जो सपना था खिताब का वो कहीं ना कहीं टूट गया है। आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं किस तरीके से ख्वाब टूटा है उनका, क्योंकि मुंबई इंडियंस के छठे आईपीएल खिताब पर सीधे तौर पर मुंबई इंडियंस की नजर थी, लेकिन श्रेयस ने अकेले अपने दम पर ही मुंबई का जो ये सपना है वो तोड़ दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल में 200 प्लस स्कोर बनाने के बाद मुंबई इंडियंस अब पहली बार बाहर होगी। इसके साथ ही 200 प्लस स्कोर डिफेंड भी किया गया है। आईपीएल में 200 प्लस स्कोर बनाने के बाद भी मुंबई इंडियंस पहली बार हारी है और इससे पहले 18 बार 200 प्लस का स्कोर उन्होंने डिफेंड किया है। लेकिन साथ ही 11 साल पुराना रिकॉर्ड भी पंजाब किंग्स ने तोड़ दिया है। 204 रनों का लक्ष्य हासिल करके एक इतिहास भी रच दिया है। इसके साथ ही केकेआर ने 2014 में 200 रनों का ये लक्ष्य हासिल किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि कप्तानी में थे श्रेयस। पंजाब की फाइनल में पहुंचकर श्रेयस अय्यर ने ये बड़ा इतिहास रच दिया है अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा करके, और 3 अलग अलग टीमों को फाइनल में पहुंचाने का अनोखा रिकॉर्ड श्रेयस के पास है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, पिछले 5 सालों में ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है। 2024 में कोलकाता ने फाइनल में एंट्री मारी थी और दिल्ली कैपिटल्स को 2020 में वो फाइनल तक अपनी पूरी टीम को लेके गए थे। 85 में से 50 मैचों में बतौर आईपीएल कप्तान उन्होंने जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भी श्रेयस के लिए। और हमारे साथ में हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त जुड़ रही है, सीधा सुचित्रा, कल जो ये मुकाबला होने वाला है, इस मुकाबले पे हर किसी की नजर है और खासतौर पर जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस मैच का। तो क्या लगता है आपको, कौन सी टीम भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल कृतिका, मैं आपको बता दूं कि जब से ये इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीज़न शुरू हुआ है, हमने क्लोजली फॉलो किया पूरे सीज़न को, और मतलब जो पूरा स्पोर्ट्स डेस्क है वो 2 खेमों में हम कहें कि बटा हुआ था, क्योंकि ये जो 2 टीमें हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स, दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन किया है इस पूरे टूर्नामेंट में और दोनों ही अब तक आईपीएल चैंपियन नहीं बनी है। तो हम लगातार यही कह रहे थे कि फाइनल इन दोनों के बीच होना चाहिए, दोनों डिजर्व करती हैं, दोनों डिजर्व करती हैं, और अब यही दोनों फाइनल में पहुंच गई हैं। तो एक तरह से दुविधा में है कि किस टीम को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि दोनों ही कभी आईपीएल चैंपियन नहीं बनी हैं और दोनों के ही प्रदर्शन ने काफ़ी प्रभावित किया है। हालांकि अपनी बात करूं तो थोड़ा सा जो मेरा झुकाव है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ रहेगा, क्योंकि विराट कोहली उस टीम में है और जब ये 18वां सीजन शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था कि विराट कोहली की जर्सी का नंबर 18 है, 18वां सीजन है, तो विराट कोहली लग रहा है कि आईपीएल की एक जो ट्रॉफी उनके पास अभी तक नहीं है, शायद इस बार ये उनका साल हो, ये उनका सीजन हो। हालांकि पंजाब किंग्स ने जिस तरह से शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, पंजाब के जो युवा खिलाड़ी हैं, मैं आपको बता दूं कि अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स, मतलब भारत के वो घरेलू खिलाड़ी जो अब तक भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए तो नहीं खेले हैं, लेकिन डोमेस्टिक स्तर पर उन्होंने काफी प्रभावित किया है। तो पंजाब की टीम अगर फाइनल तक पहुंची है तो इसमें एक बड़ी भूमिका रही है अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स की, चाहे प्रियांश आर्या हो, प्रभसिमरन सिंह रहे हो। तो अब एक युवा फौज का सामना होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, जिनके पास विराट कोहली हैं, जोश हेजलवुड हैं और रजत पाटीदार के रूप में उनके पास भी एक जोशीला कप्तान है। कृतिका, इसके साथ ही सुचित्रा, अगर हम देखें तो अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आती है आपको? आज बिल्कुल अगर मजबूती की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुकाबला होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों और पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के बीच होने वाला है। और याद होगा कि क्वालिफायर 1 में ये दोनों ही टीमें आमने सामने हुई थी। पंजाब में मुल्लानपुर में वो मुकाबला खेला गया था, जहां एक तरफा जीत दर्ज की थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, सिर्फ 101 रन पर ढेर कर दिया था पंजाब के बल्लेबाजों को आरसीबी के गेंदबाजों ने। हालांकि इस बार
मैदान अलग होगा, पिच अलग होगी। अहमदाबाद की जो ये पिच है ये बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, तो पंजाब की तरह यहाँ पर स्ट्रगल करते नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर देखना रोचक होगा कि आरसीबी के जो गेंदबाज थे जिन्होंने प्रभावित किया था मुल्लानपुर की उस पिच पर, अब अहमदाबाद में किस तरह से वो चुनौती दे पाएंगे पंजाब के बल्लेबाजों को, और पंजाब का जो युवा बल्लेबाजी क्रम है उस मैच से कितनी सीख लेगा, कितना सबक लेकर वो इस बार फाइनल में उतरेगा। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम जानकारी हमारे साथ और दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो नजर इस खबर पर भी लगातार बने रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बारी है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की, जहां रूस यूक्रेन के बीच 3 साल की जंग में यूक्रेनी शहरों में भयंकर तबाही देखी गई। रूसी सेना ने यूक्रेन के अंदर घुसकर अंधाधुंध बम बरसाए हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से बीते कल एक बड़ा हमला किया गया। पुतिन प्रशासन के लिए काफी नुकसानदेह ये हमला साबित हुआ है। दरअसल यूक्रेन ने बड़ी ही चालाकी से रूस के 5 एयरबेस पर हमला बोल दिया और बम बरसाने वाले विमानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन पिछले 1.5 साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था और इस हमले में रूस के 40 से ज्यादा विमान तबाह हो चुके हैं। इस तबाही के कई सारे वीडियोस भी सामने आ चुके हैं जिसमें विमानों को जलते हुए देखा जा सकता है। आखिर किन किन एयरबेसों को निशाना बनाया गया है बताएंगे आपको, साथ ही दिखाएंगे तबाही की तस्वीरें। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूक्रेन ने कैसे बरसाए ये ड्रोन। तो शांति वार्ता से पहले यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया है, जहां यूक्रेन का रूसी एयरबेस पर यह बड़ा हमला किया है। रूस के कई एयरबेस को निशाना बनाया गया और इस हमले में कुल मिलाकर हम देखें तो इस हमले में 40 लड़ाकू जेट को तबाह कर दिया गया यूक्रेन की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस पर ट्रक से ये ड्रोन अटैक हुआ है, ट्रक से इन्हें लॉन्च किया गया था। उसका जो वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही लकड़ी की शेड्स के अंदर ये ड्रोन छिपे हुए थे। जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि एक ट्रक है, ट्रक के अंदर लकड़ी के शेड्स बनाए गए हैं और उसके अंदर इन ड्रोनों को रखा गया था। इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया था स्पाइडर वेब। इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया। इसके साथ ही 5 इलाकों पर एक आतंकी हमला हुआ है। ये बात रूस की तरफ से एक्सेप्ट भी की गई है, रूस ने इस बात को कबूल किया है। साथ ही अगर देखिए तो शांति वार्ता आज होनी है, लेकिन शांति वार्ता से ठीक पहले यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा हमला हुआ है। दरअसल आज इस्तांबुल में ये शांति वार्ता होनी है, लेकिन शांति वार्ता से पहले ये बड़ा हमला। इसके साथ ही किस तरीके से रूस की तरफ से पिछले 1.5 साल से ये प्लानिंग की जा रही है, एक नजर उस पर, जहां ट्रक में रखकर रूसी सीमा के अंदर इन ड्रोन्स को लाया गया था, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही लकड़ी के कैबिनों के नीचे इसको छिपाया गया था। ये लकड़ी के कैबिन बनाए गए हैं और इनके अंदर ड्रोन्स को छिपाया गया था। इन्हीं ट्रकों से इन ड्रोन को लॉन्च भी किया गया है। जब समय आया तो ट्रक की जो छत है उसको खोला गया और उसके बाद में वहां से ड्रोन निकलते हुए नजर आए। कुल 117 ड्रोन का इस्तेमाल इस हमले में यूक्रेन ने किया है और तबाही के कई सारे वीडियोस सामने आ चुके हैं, जिसमें हम कुल मिलाकर देखें तो फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और इस हमले के बाद में जेलेंस्की ने सीधे तौर पर अपनी सेना की तारीफ भी की है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रूस ने आखिर किन 5 एयरबेस को अपना निशाना बनाया है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि मरमस्क को अपना निशाना रूस की तरफ से रूस में बनाया है और यूक्रेन की तरफ से। इसके साथ ही जो दूसरा है वो है इरकुत्स्क, जिसको निशाना यूक्रेन ने बनाया है। इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो है इवानोवो। यहाँ पर जो हवाई हमला, यहाँ पर भी हवाई हमला किया गया है। इसके साथ ही रियाजान जो कि एक जगह है और उस क्षेत्र में जो हवाई अड्डा है वहां पर भी हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। और पांचवी जो जगह है वो है अमूर। अमूर में भी
हमला किया गया। अमूर क्षेत्र में जो हवाई अड्डा बना हुआ था वहां पर भी यूक्रेन ने हमला किया है। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इतिहास में ये हमला जो है वो दर्ज होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारा सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन था, जिसमें ऑपरेशन की तैयारी में शामिल हमारे लोगों को समय रहते ही रूसी क्षेत्र से निकाल लिया गया और ये ऐसी यूक्रेनी कार्रवाई है जो इतिहास की किताबों में दर्ज होगी। रूस ने ये युद्ध शुरू किया और रूस को अब इसे समाप्त करना ही होगा। ये बात वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रक है और इस ट्रक में से किस तरीके से ड्रोन यहां से निकल के उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से निकल कर जाते हैं और जो हवाई अड्डे हैं वहां पर ये ड्रोन हमला करते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें सामने हैं। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारी तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़ाकू जो जेट हैं उनको ध्वस्त किया है यूक्रेन के इन ड्रोन्स ने। आइए आपको सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कुल मिलाकर देखा जाए तो यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और इस ऑपरेशन की तैयारी पिछले 1.5 साल से यूक्रेन कर रहा था। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कृतिका, और जिस तरह से ये हमला किया गया है, एक बार फिर से ये चीज साफ तौर पे डेमोन्स्ट्रेट कर दी गई है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो पूरी तरह से बदल चुका है। जिस तरह से फाइटर जेट्स जिनको यूक्रेन ने तबाह किया है और बॉम्बर्स जिनका इस्तेमाल बम वर्षा के लिए किया जाता है जंग में, उनका जो रेलेवेंस है वो लगातार काफी तेजी से कम हुआ है। और एआई और ड्रोन्स ने जिस तरह से पूरे बैटलफील्ड को बदल दिया है, ये एक उसका एग्जाम्पल है। ऑपरेशन सिंदूर उसका एग्जाम्पल था, जिस तरह से हमने भी ड्रोन्स के इस्तेमाल करके, मिसाइल का इस्तेमाल करके और एयर डिफेंस का ये एक तरह से ट्रिनिटी बनाकर हमने जो हमले किए थे उसको पाकिस्तान ना संभाल पाया, ना उसको रोक पाया, ना ही इस केस में रूस के पास इसका कोई जवाब था। तो आपने ठीक कहा, शांति वार्ता होनी है, इस्तांबुल में टॉक्स चल रही है, लेकिन हमने देखा जिस तरह से रूस ने पहले कदम कुछ पीछे हटाए थे शांति वार्ता से, जब व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो इस शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे, उसके बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहा, तो कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर प्रेशर तो देखिए बढ़ेगा कि इस तरह से वो अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको भी जवाब दे। 40 एयरक्राफ्ट मानिए, अब एक स्क्वाड्रन से भी बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर रूस को होगा। अब देखने वाली चीज यही है कि कितने और कौन कौन से एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया है, कि क्या ये पुराने एयरक्राफ्ट थे, एक तरह से मीडियम एज वाले एयरक्राफ्ट थे, या फिर एकदम आधुनिक जो एयरक्राफ्ट है उनके बेस पर हमला हुआ है। लेकिन जिस तरह से जितने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अंदर हमला यूक्रेन ने किया गया है, एक चीज तो साफ है कि एक झटका रूस को सीधे तौर पे लगा है और सीधा असर अब शांति वार्ता के ऊपर भी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब देखना होगा कि यूक्रेन की तरफ से जो ये हमला किया गया है उसका क्या कुछ असर आज होने वाली शांति वार्ता पर पड़ता है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अब सीधा 2 बजे होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।